गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, मेरा आवाज आप लोगों के पास आ रहा है? गुड मॉर्निंग दीपक। तो मैं समझता हूँ कि कल जो मैंने कराया है, मैं आपको कल घर में रिवीजन करने के लिए कहा था, वो आप रिवीजन कर चुके होंगे। उसके बाद मैं आज मॉर्निंग में एक आपको अराउंड 20 क्वेश्चन का एक पेज दिया हूँ। उन क्वेश्चन को आप आज बनाएंगे, ठीक है? और उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज डिस्कशन उसका नहीं करेंगे, ठीक है? आपको एनफ टाइम चाहिए ताकि उसको डिस्कस बना सकें और उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? आज हम लोग थोड़ा थ्योरी को आगे और बढ़ाते हैं। और थ्योरी में हम लोग को सबसे पहला जो इमीडिएट टॉपिक है वो है कि जब हमें किसी गैस के बारे में वॉल्यूम दे दिया जाए, किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए, तो उस गैस के वॉल्यूम में, उस गैस के अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास उसके कितने होंगे, इसको हमें निकालना सीखना है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनटीपी कंडीशन। हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसके साइज डेफिनेट होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसके भी साइज डेफिनेट होते हैं, लेकिन जो गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं उनके साइज डेफिनेट नहीं होते, ठीक है? गैसेस सब्सटेंस को आप जिस कंटेनर में रखोगे, जिस साइज के कंटेनर में रखोगे, उसी कंटेनर के साइज को एक्वायर कर लेता है। गैस का अपना कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है, और इसीलिए जब भी हम लोग गैस के साइज का जिक्र करते हैं, दैट द गिवन गैस इज 2 लीटर और 5 लीटर, जब भी हम इस तरह का मेंशन करते हैं तो हमें साथ में यह भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन उस समय क्या था जब गैस का वॉल्यूम को मेजर किया गया है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान देंगे कि गैस का वॉल्यूम इररिलेवेंट है, गैस का वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है unless the temperature and pressure are mentioned at the same time the volume is given, ठीक है? तो इस हिसाब से हम लोग कुछ खास टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन को सीखते हैं, ठीक है? और उसमें हम लोग को आता है एलटीपी और एसटीपी। एलटीपी और एसटीपी, एक दिन मैं इसका जिक्र भी कर रहा था। एलटीपी क्या मतलब होता है आपको? एलटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है? और इस हिसाब से जब देखें तो ये दोनों एक ही होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। और इस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए?
180 तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, एसटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड एसटीपी और एनटीपी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये यहाँ पर सीखना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लीजिए, ठीक है, आप कोई नोबल गैस ले सकते हैं, डाई एटॉमिक गैस ले सकते हैं, ट्राई एटॉमिक ले सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक ले सकते हैं, कोई भी गैस आप ले सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP or NTP is always fixed, and this is equal to 22.4 liter. This is equal to 22.4 liter. This is also known as molar volume of a gas at STP or NTP. एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मोलर वॉल्यूम कहेंगे। चलिए नोट किया जाए। यस, 1 ATM और 1 बार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन लगभग बराबर होता है। 1 ATM is 1.01325 बार होता है। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। नोट हो जाए तो बता दीजिए, हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे जाएंगे। नोट हो जाए तो बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक चीज हम लोग सीखे, वो ये सीखे कि वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter.
और इसीलिए अगर वॉल्यूम हमें 5 मोल्स का दिया जाए तो कितना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर, 5 इंटू 22.4 लीटर। ये क्या है बेटा, ये आपको वॉल्यूम है, ये क्या है आपको मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से हम एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। जब आपको नंबर ऑफ मोल गैस का पता हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ हो तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। इसलिए लिखा जा सकता है इसको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस at STP or NTP in a liter by 22.4 लीटर। ध्यान दीजिए इसका यूनिट भी लीटर होगा, ऊपर में भी लीटर और नीचे में भी लीटर, ठीक है। चलिए नोट किया जाए। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मास बाई GmL। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मास बाई GmL। और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। कल से याद होगा आपको, ठीक है। चलिए नोट किया जाए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आप लोग को एक पेज दिया गया है, इट हैज अराउंड 20 क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट क्लास, ओके। Kindly follow all the questions from the given page, that all those questions will be discussed in the next class. चलिए एक क्वेश्चन किया गया है, very elementary question. Calculate the volume of CO2 gas at volume of 0.2 mole CO2 gas at STP. Also
calculate number of CO2 चलिए पहले कितना बनाएंगे, इसी का बनाएंगे। अंकुर वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को करने में? Do you have any confusion in this question? Clear? Okay. अब हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of 10 raised to the power 23 CO2 calculate the please volume of 10 raised to the power 23 CO2 molecules at NTP। देखिए तो करते हैं इसको। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 4.48 लीटर था। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 4.48 लीटर था। छोटू कुमार, चलिए सेकंड क्वेश्चन करके देखिए। जब भी वॉल्यूम वगैरह का जिक्र करें आप, वॉल्यूम आप लिख ले, प्लीज डू मेंशन द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, otherwise it has no meaning if you do not mention the unit।
सॉल्व करते हैं। चलिए चेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम, यानी इसको और इसको लगाएंगे तो काम हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, मान लीजिए G लीटर बाई 22.4 लीटर, ये तो हम जान नहीं रहे हैं, तो जब जानते नहीं है तो इसको भी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इट इज गिवन 10 raised to the power 23 divided by Avogadro number 6.022 10 raised to the power 23, isn't it? ये आपको कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा V is equal to 22.4 liter by 6.022. Approximately this is approximately this is 3.7 liter. Approximately this is 3.7 liter. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? बहुत लोग का सही हुआ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत लोग का सही हुआ है, वेल डन। कुछ लोग का गलत भी हुआ है। काव्या गुप्ता, आप लोग ध्यान दीजिए, छोटू कुमार को धज्जी उड़ा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखना है ना। एक और क्वेश्चन लिया गया बेटा, वेरिएशन से क्वेश्चन, फोर ग्राम ऑक्सीजन गैस is converted into ozone gas. 4 gram oxygen gas is converted into ozone gas. ठीक है, calculate the calculate the calculate the number of ozone, calculate the volume of ozone gas formed at ATP. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आदित्य कुमार आपका करेक्ट है, आदित्य कुमार आपका करेक्ट है। आदित्य कुमार का करेक्ट है। काव्या आपका गलत है। प्रियांशु आपका भी गलत है। दीपक का भी करेक्ट है। चलिए सॉल्व किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो आपको ये सोचना होगा कि 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस, इसको ओजोन गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसको ओजोन गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 4 ग्राम आगे जाने के बाद भी तो 4 ग्राम ही न रहेगा। किसी को कंफ्यूजन? 4 ग्राम तो हम पढ़े हैं ना कि मासेस इन एनी केमिकल रिएक्शन, masses in any chemical reaction remain always conserved, remain always conserved। तो आप 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस को ओजोन में भी कन्वर्ट करिएगा तो 4 ग्राम ही रहेगा। किसी को कंफ्यूजन इस पार्ट में? यहां से यहां तक में किसी को कंफ्यूजन इस पार्ट में? यहां से यहां तक में किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। नहीं है कंफ्यूजन, यानी कि एक स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। ओजोन गैस मेरा 4 ग्राम है। ओजोन गैस में मेरा कितना है? 4 ग्राम है। तो ओजोन गैस का मास आपको मालूम हो गया बेटा। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। अब एक चीज देखिए, मास यहाँ है और वॉल्यूम आपको यहाँ है, तो इसको यूज कर लिया जाए, यूज कर लिया जाए। तो वॉल्यूम आपको निकालने के लिए कहा गया है। मान लीजिए V लीटर है by 22.4 लीटर is equal to मास। मास कितना दिया हुआ बेटा? 4 ग्राम by G किसका? O3 का। 3 into 16 ग्राम है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 into 16 ग्राम। तो यहाँ से आपको 4 1 बाई कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू 22.4 बाई 12, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.8 लीटर। 1.8 कितना आ रहा है? $1.87 लीटर। मैं समझता हूं अब आप इस तरह का क्वेश्चन निकाल लेंगे, है ना। एक
आखिरी क्वेश्चन इस तरह का मैं देता हूं, आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन इस पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in the gaseous mixture having 112 ml CO2 gas at NTP 0.8 gram O2 gas SO3 gas and बस बना कर रखें। बनाइए, हाँ 0.8 ग्राम SO3 गैस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे इसके बाद। गैसियस मिक्सचर में टोटल ऑक्सीजन आइटम कितना है, दोनों जगह मिलाकर वो आपको बताना। ठीक है, गैसियस मिक्सचर में, पूरे गैसियस मिक्सचर में टोटल ऑक्सीजन आइटम्स कितना है, मिला करके आपको ऐड करके बताना। ठीक है,
और बात बताइए। देखो बेटा, सॉल्व करने से कभी मत डरना, गलती हो तभी मत डरना, करो बस। इसका फिक्र आपको नहीं होना चाहिए कि गलत हो जाएगा क्या, कुछ मत सोचिए, आप बस कर दीजिए। अध्यय कंबाइन करके बताना है, इंडिविजुअली नहीं बताना है। अध्यय प्रियांशु कंबाइन करके बताना है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलता है। आदित्य चलिए बनाए थे, बहुत टाइम ले लिया आप लोग। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स, उन दोनों को हमें कंबाइन कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, पहला हम इसको करते हैं। यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम से पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो पहले पार्ट को सॉल्व करिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस आपको हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है? 112 ml में, इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 22.4। ये आपको 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, एक चीज देखिए, ये किसका मोल है? ये मोल CO2 का है। ऑक्सीजन का एटम का मोल यहाँ दुगना हो जाएगा, इसीलिए
number of moles of oxygen atoms in CO2 क्या हो जाएगा? तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 into 5 into 5 into 10 raised to the power minus 3. 10 raised to the power minus 2 मोल्स हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। ध्यान दीजिएगा, बी में आते हैं, मास हमें दिया हुआ है SO2 का, SO3 का, तो मोल किसी का निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 गैस क्या हो जाएगा? मास बाई GM। मास कितना है? 0.8 ग्राम बाई GM। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 48, इट इज 80, isn't it? है ना? तो इसको सॉल्व करिए, नीचे आ जाएगा 10 यानी कि 1/100। ये मोल किसका है? SO3 का है, SO3 का। SO3 का मोल कितना आया? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन SO3 क्या हो जाएगा? 3 into 10 raised to the power minus 2। कितना आ जाएगा? 3 into 10 raised to the power minus 2। इसलिए टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएगा? तो यहां से ये और यहां से ये जोड़ दीजिए, 3 and 1, 4 into 10 raised to the power minus 2। इसीलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? तो नंबर होता है 4 into 10 power minus 2 into Avogadro number 6.022 10 raised to the power minus 23। कितना आ जाएगा? 6 चौको 24, 24 into 10 raised to the power 23 में से 2 गया 21। ठीक है, अब ये 24 को लिखा जा सकता है 2.4 into 10 raised to the power 22। This is our answer. This is our answer. किसी को कंफ्यूजन हो? छोटू का करेक्ट है, आध्या का भी करेक्ट है, नितेश का करेक्ट है, सौरभ का करेक्ट है, सौरभ का गलत है, छोटू का गलत है। चलिए, किसी को दिक्कत हो बोलिए, हम लोग अगले थ्योरी को चलते हैं। किसी को कंफ्यूजन नोट कर लीजिए। नहीं, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमेटाइट
चलिए दिखाया जाए। मैं समझता हूं अब आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग को सबसे पहले सीखना है, टॉपिक का नाम है परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं तो कंपाउंड सेवरल एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। उस कंपाउंड में सेवरल एलिमेंट्स के कुछ न कुछ मासेज होते हैं, है ना? तो उस पूरे कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स का परसेंट बाय मास अगर बता दीजिएगा, सभी एलिमेंट का मास परसेंट अगर आप बता देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज दी percent by mass of each element present in the compound. It is the percent by mass of each element present in the compound. It is the percent by mass of each element present in the compound. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, ठीक है? तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मतलब इसका सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो कैल्शियम का होता है 40 AMU एंड ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। टोटल कितना होता है बेटा? 56 AMU। ठीक है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन इन सबके मासेस को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है जो कि 56 AMU। therefore percent by mass of कैल्शियम कितना होगा? इन दोनों के मासेस को ऐड किए तो 56 हुआ, उसमें कैल्शियम का मास कितना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 लिख सकते हैं। कैल्शियम का मास है 40 बाय मॉलिक्यूलर मास है 56 इनटू 100। कुछ आएगा यहाँ पर? इसी तरीके से लिख सकते हैं परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, है ना? पूरे मास में ऑक्सीजन का कितना है ये, तो लिखेंगे 16 बाय 56 इनटू 100। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट किया जाए, ये थ्योरी का पार्ट है और इस पर क्वेश्चन किया जाए। नोट किया जाए,
हो जाए यहाँ इन्फॉर्म करिए मुझे प्लीज, हो जाए मुझे इन्फॉर्म करिए। आप लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चले गए हैं। चलिए क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो इसका एक एलिमेंट्री क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए एक एलिमेंट्री क्वेश्चन उठाया जाए। इसमें करना बस ये होगा कि जितने भी एलिमेंट उस कंपाउंड में मौजूद होंगे उन सभी एलिमेंट का सेपरेटली परसेंट बाय मास आपको कैलकुलेट कर देना होगा। बस सबको निकाल दीजिएगा, आप परसेंटेज कंपोजिशन उसका बता दिए, इतना ही आपको करना है। चलिए लिखा जाए, कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन of glucose देखिए तो करके। डेसिमल के 8 प्लेस तक मुझे आंसर चाहिए बेटा, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में डेसिमल के 8 प्लेस तक कम से कम बताना होगा। निकाल के बताइए सब। अंकुर आपका करेक्ट है। नितेश आपका कुछ मतलब ही नहीं। आदित्य आपका भी करेक्ट है। आदिया आपका भी करेक्ट है। मैं आगे बढ़ूं, सब लोग निकाल ले सकते हैं। मैं प्रोसीड, मैं आई। किसी को कंफ्यूजन हो, मैं फिर से थोड़ा देर रुक रहा हूं, पूछ लीजिए। आदित्य कुमार आपका करेक्ट है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए।
एक क्वेश्चन करके देखिए तो। Analysis of chlorophyll shows that it contains 2.88% of magnesium how many atoms of magnesium जो 0.24 ग्राम of chlorophyll contains. Solve the question. ये रियल एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए तो करके। सोल्व करिए। कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप।
बताइए। चलिए सॉल्व किया जाए, कई लोग रेस्पॉन्ड किए हैं। देखो बेटा 0.24 ग्राम, ठीक है, और इसका इतना ग्राम क्लोरोफिल, जिसमें से इतना मैग्नीशियम परसेंट। तो देयरफॉर लिखेंगे सबसे पहले मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, तो 0.24 का 2.88%। मास ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा 0.24 का 2.88%, ठीक है, ये मास हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, so number of moles of that mass by gram atomic mass, so 0.24 2.88 by 100 gram atomic mass, मैग्नीशियम का होता है 24, यहाँ आपको 100 से कैंसिल, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल आ गया। इसीलिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आपको हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो कि 2.88 इंटू बता दूंगा 2.88 10 raised to the power minus 4 6.022 10 raised to the power 23, यही आपको आंसर दे देगा, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको आएगा 1.72 10 raised to the power 24 में से 4 जाए 20। चलिए समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत, फिर से बता दीजिए, रिपीट करिए। काव्या गुप्ता रिपीट, प्रियांशु रिपीट, अगेन और रिपीट, चंदन दोनों एक ही होता है। फिर से बता दीजिए रिपीट।
यानी ज्यादातर लोगों को कहना है कि रिपीट कर दो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल का जो साइंटिस्ट लोग एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि क्लोरोफिल में केवल 2.88% ही मैग्नीशियम होता है, बाकी कुछ दूसरा चीज होता है। ये क्वेश्चन में हिंट हमें दे दिया गया, ओनली 2.88% इज मैग्नीशियम। आगे कहा है कि तो ठीक है, क्लोरोफिल का इतना ग्राम में दिया हूं तो उसमें मैग्नीशियम के कितने एटम्स होंगे ये बता दीजिए। तो आपको क्लोरोफिल का मास यहाँ दे दिया गया और आपसे पूछा क्या गया एटम। तो मास से एटम कैसे निकालते हैं, मास से एटम कैसे निकालते हैं? तो मास से पहले हम लोग, मास क्लोरोफिल का दिया हुआ है तो क्लोरोफिल को परसेंटेज यूज करके पहले हम लोग मास ऑफ मैग्नीशियम निकालेंगे। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा 0.24 का इतना परसेंट। ये आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको कहा गया कि मास ऑफ मैग्नीशियम जब आपको मिल गया है, मास ऑफ मैग्नीशियम जब आपको मिल गया है तो मास के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मोल आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मास बाय ग्राम एटॉमिक मास सॉल्व किए तो इस तरह से आता है 2.88 into 10 raised to the power minus 2.88 10 raised to the power minus 4 आपको आता है। ठीक है, अब मास नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकाल सकते हो कि तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? Is there anyone having any doubt? Now we will move to chemical formula। ठीक है, हम लोग केमिकल फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़े, चलिए बढ़ा जाए। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, केमिकल फार्मूला एक फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स को दिखाता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इनको दिखाता है, बताता है ना। तो केमिकल फार्मूला होता है it shows the elements present in a given compound जब भी कंपाउंड बनेगा सेवरल एलिमेंट्स का यूज होगा, मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो जरूर यूज होगा, है ना। तो केमिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? इट शोस द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका जनरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका जनरल प्रेजेंटेशन आपको होता है जनरल केमिकल फॉर्मूला। जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? X dy CZ dw। इस तरह से आपको जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है where A B C D are the symbols of the elements, है ना। जैसे वाटर,
Water is composed of hydrogen and oxygen, and therefore, if you write the chemical formula of water, then hydrogen and oxygen must be there in the formula. Similarly, if you write the chemical formula of sulfuric acid, it consists of hydrogen, sulfur, and oxygen. Therefore, chemical formula of sulfuric acid must have hydrogen, sulfur and oxygen as well, है ना? ये सब चीज आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? तो ए बी सी डी ये जो बड़े बड़े मैट्रिक्स लिखे हुए क्या बताते हैं? सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको बताते हैं, ठीक है? एंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर दी न्यूमेरिकल सफिक्सेस, और ये सब क्या लगता है आपको? न्यूमेरिकल सफिक्सेस है, इनके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। जैसे H2O लिखते हैं तो H2O में A हाइड्रोजन होता है, X का वैल्यू 2 होता है, B ऑक्सीजन होता है, Y का वैल्यू 1 होता है, और ये सब है ना? तो ये आपको दो तरह के होते हैं, केमिकल फॉर्मूला आपको दो तरह का होता है। एक का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF, और एक का नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला। एक का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक और का नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला। एक का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक और का नाम क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होते हैं? X, Y, Z are the actual number of atoms. Actual number of atoms. और empirical formula में X, Y, Z represents just the ratio of atoms of different elements। समझिए, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप पकड़ लीजिए एग्जांपल में बेंजीन। बेंजीन में एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है उसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। बेंजीन के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि बेंजीन के सिंगल मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स होते हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो डिफरेंट एलिमेंट जो बेंजीन में मौजूद है उसको भी दिखा रहा है और साथ साथ में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को भी दिखा रहा है। और जब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और जब ये एक्चुअल नंबर ऑफ को बताने के बजाय जस्ट द रेशियो बताता हो तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? तो 6:6 का रेशियो 1:1 होगा। तो जब CH लिख दिया जाए जहां पर केवल रेशियो बताया जा रहा है तो इसको बेंजीन का क्या कहेंगे लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। इसको बेंजीन का हम क्या कहेंगे बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन हो? इंपेरिकल। देखो बेटा, केमिकल फॉर्मूला का मतलब
मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में मौजूद जो जो एलिमेंट है सबको आपको लिखना होगा। वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो जो एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद है सबको आपको बताना होगा सिंबल्स, ठीक है। और सिंबल के साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लगे होंगे, यही है एक्स वाई जेड। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक मॉलिक्यूल में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और जब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बजाय उनका रेशियो बताता है, क्या बताता है? रेशियो बताता है, सिंपल रेशियो बताता है, सिंपल रेशियो। तो 6 और 6 का सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल रेशियो कहा जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर का रेशियो। तो 6/6 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो यही 1/1 लिखा हुआ। तो इसको हम लोग बेंजीन का क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अरे हम लोग को कहाँ यूज होता है, ज्यादा तो सीखना है, हम लोग को न्यूमेरिकल रहता है उसको बना देना है। ठीक है, कब यूज होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? 11-12 में, लेकिन यूज होता है। इस पर न्यूमेरिकल रियल एग्जाम में आते हैं। चलिए नोट किया है। पहले नोट तो करिए तब ना नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए उसको बना लीजिएगा, उसको डिस्कस करेंगे। और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग आगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट क्लास का सिलेबस है। नोट कर लिए सब लोग? ठीक है, आज मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। आज मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि आगे हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय फॉर नाउ।